चेन्नई के दो बेटों ने शानदार बारी ली और इंडिया की इज्जत बचाई। रवि अश्विन चेन्नई के वैसे ही सुपरस्टार हैं और दूसरे चेन्नई सुपर किंग्स के सुपरस्टार। जडेजा ने रवि अश्विन के साथ बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई और इंडिया को काफी हद तक इस गेम में लेके आए हैं। वरना जिस तरह शुरू में हसन महमूद ने बॉलिंग की है, इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी सीरीज में 8 आउट किए थे। आते साथ ही जिस तरह से टॉप ऑर्डर इंडिया का फारिग किया, विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो या रोहित शर्मा हो, मतलब ख्वाहिश होती है किसी बॉलर की कि वो कोई इनमें से किसी एक को आउट कर ले, और हसन ने इन तीनों को आउट किया। रवि अश्विन की बैटिंग अभी बहुत नीचे की बात है, हम बिल्कुल ऊपर से शुरू करते हैं। डे 1 जहां से बिल्कुल शुरू हुआ, सरफराज नहीं खेले, केएल राहुल खेले, शुरू से शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं, अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं बिल्कुल 4:30-5 बजे का टाइम है। अभी अभी मैं एक लंबी 10-12 घंटे की ड्राइव से लाहौर पहुंचा हूं। टेस्ट मैच रास्ते में फॉलो करता रहा हूं तो सर दर्द है। आप जब नॉर्दर्न एरियाज में 10-12 घंटे ड्राइव करके आए ना, तो आपका दिमाग घूम रहा होता है, आपको ऐसा लगता है कि सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। सो मेंटली आई एम नॉट हेयर। जितना मैंने गेम को आज फॉलो किया रास्ते में, हम उसकी बात करेंगे। अभी मैं कैमरे की तरफ देख के बात कर रहा हूं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर घूम रहा है। मैच पे आते हैं। बांग्लादेश ऑब्वियसली जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, एक स्टेटमेंट दी, आते साथ ही एक स्टेटमेंट दी कि जी हम पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारा तुक्का नहीं लगा। व्हाइट बॉल को साइड पे ना रख दे, टेस्ट मैच की बात हो रही है ना, क्या ख्याल है? सही है। सो बांग्लादेश ने एक स्टेटमेंट दी आते साथ ही कि हमारा कोई तुक्का नहीं लगा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, हमने वाकई अच्छी क्रिकेट खेली थी। और मतलब लंच में इंडिया के जब 3 आउट थे तो हर बंदे के दिमाग में आ रहा था, यार शायद बांग्लादेश वाकई एक अच्छी टीम बनने के करीब आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। दरमियान में ये अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को 2-0 हराने के बाद आप अगर इंडिया के पहले सेशन में 3 आउट कर दें, वो भी कौन? रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली, तो हर कोई दूसरे सेशन के शुरू होने का इंतजार कर रहा होता है कि अब क्या होगा। हसन की अगेन आपको यहां पे तारीफ करनी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, बड़ी विकेटें उनको मिली। रोहित शर्मा ऑब्वियसली कुछ नहीं कर पाए, शुभमन गिल से तवक्को की जा रही थी, और विराट कोहली 2019, 20, 21 के वो टाइम के बाद उस तरह से टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी सी एज हो जाती है। आई मीन नथिंग अगेंस्ट विराट कोहली, बट आपकी एज अब ऐसी है कि शायद अब थोड़ा सा डाउनफॉल उनका आपको नजर आता है। बीच में एक आधी इनिंग्स आती है, T20 में एक आधी इनिंग्स आ जाती है, और जब आती है तो कमाल ही आती है, मतलब जैसे T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन वो जो पुराने विराट कोहली थे ना, डोमिनेट करने वाले विराट कोहली हर मैच में, वो मुश्किल भी है। और मतलब सारा करियर उन्होंने इंडिया को मैच विनिंग नॉक्स खेल के दिए हैं। सो इतना तो मार्जिन आप उनको देंगे, और देना भी चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है। सो विराट कोहली ऑब्वियसली टाइम लगेगा इस सीरीज में, जैसे तमाम लोगों के लिए टेस्ट क्रिकेट रेड बॉल आते साथ ही इतनी जल्दी रन नहीं बनते, और छुट्टी में भी थे विराट कोहली, अभी लंदन थे अपनी फैमिली के साथ, वापस आए हैं। सो थोड़ा सा टाइम लगता है वापस आने को। सेम फॉर अदर प्लेयर्स एज वेल, सारा को थोड़ा टाइम लगेगा। इवन बांग्लादेश को भी टाइम लगेगा, यहाँ पे 2-3 दिन ये गुजारेंगे ना, फिर ये सही रिदम में आएंगे। लेकिन बांग्लादेश शायद जल्दी वो रिदम पकड़ ले, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान के अगेंस्ट रेड बॉल के साथ ही खेल के आ रहे हैं। यशस्वी जायसवाल 50 किया, इनिंग्स को लंबा खींचना चाहिए था। मतलब हम सबको अब पता लग गया है, यशस्वी अब उन युवा खिलाड़ियों में से नहीं है कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि यार ये इंडियन टीम का फ्यूचर हो सकता है। वो है इंडियन टीम का फ्यूचर। यशस्वी को अब आप वो नया अमर्जिंग बच्चा ना ट्रीट करें। आईपीएल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इंडिया का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, दुनिया में टूर करते हैं इंडियन टीम के साथ। अब वो बच्चा नहीं है यशस्वी जायसवाल। इस लेवल की क्रिकेट पे अब तो कोई मतलब माफी नहीं है। अगर 50 किया तो इनिंग्स को लंबा लेके जाना है, और ये उनको सीखना पड़ेगा। विराट कोहली जैसा दिग्गज प्लेयर ड्रेसिंग रूम में मौजूद है। जिस तरह उन्होंने यश दयाल को ड्रेसिंग रूम में बुला के कॉन्फिडेंस दिया था ना, द ग्रेट विराट कोहली ने, वो इनको भी कॉन्फिडेंस दे, और आई एम श्योर देते भी होंगे, और सिखाएं इनको कि इनिंग्स आपने किस तरह बिल्ड करनी है। शुभमन गिल, शुभमन गिल के बारे में
हाइप तो बहुत ज्यादा बनी थी और शुरू में वो हाइप जस्टिफाई भी थी। आपको याद होगा दक्षिण अफ्रीका का वो टूर, वहां पे एक आधी इन्होंने कैमियो खेली थी, मतलब आपको थोड़ा सा ये टच में नजर आते थे। तब मैंने एक बात कही थी कि शुभमन गिल जैसे प्लेयर, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर, ये जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वगैरह में परफॉर्म करेंगे ना, क्योंकि यहां पे बड़े प्लेयर बड़े रन्स करते हैं। आम प्लेयर दुनिया के जाके बस खेल के वापस आ जाते हैं, लेकिन जो बड़े प्लेयर है ना, जिनके अंदर ये हुनर है, ये स्किल है कि वो पूरी दुनिया में अपना नाम अपना सिक्का मनवा सकते हैं, अपना नाम लोगों के मुंह पे याद करवाएं, तो आपको बड़े मुल्कों के अगेंस्ट जाके वहां पे परफॉर्म करना पड़ता है। सो शुभमन गिल शुरू में बहुत हाइप बनी, काफी लोग इंडिया में उनको ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ अहमदाबाद के प्लेयर हैं, वहां पे कंफर्टेबल फील करते हैं, मतलब ये है कि फ्लैट विकेटों के प्लेयर हैं। कंसिस्टेंट बेसिस पे हमने शुभमन के बल्ले से वो चीज नहीं देखी। अब क्या बदलाव आया उनकी क्रिकेट में, ये उनको जल्द आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। शायद वो आईपीएल की एक कप्तानी, खैर उससे पहले भी उनकी वो खास फॉर्म नहीं चल रही थी, लेकिन शुभमन गिल ना पहले एक अटैकिंग प्लेयर थे, डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, और उनके गुरु विराट कोहली जिनके साथ वो बड़े कंफर्टेबल स्क्रीन पे दिखते हैं हमेशा, शुभमन की थोड़ी सी गेम चेंज हुई है, थोड़ी सी गेम चेंज हुई है शुभमन की। मुझे बीच में ऐसी फीलिंग आती है कि वो रोकने की कोशिश करते हैं, अपनी नेचुरल गेम से हटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फेलियर्स उनके आपको दिखते हैं। ऋषभ पंत कोई 634 दिन के बाद शायद आज वो टेस्ट मैच खेले हैं, क्रिक इन्फो वगैरह ने लगाए हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बताया ना, दिमाग घुमा हुआ इस टाइम इतना सफर करके। 634 दिन थे ना शायद, उसके बाद 634 दिन के बाद वो टेस्ट क्रिकेट में वापस आए हैं जुरेल की जगह। और जहां मैं जुरेल की बात करूंगा वहां मैं सरफराज खान की भी बात करूंगा। देखें, दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, मैं तो कभी भी नहीं कहता कि मुझे क्रिकेट का पता है, मैं सिर्फ यहां पे अपना ओपिनियन देता हूं, आप सब की अपनी ओपिनियन है और मैं उस ओपिनियन की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। मेरा ओपिनियन ये है कि इंडिया ने डिफेंसिव मोड अपनाया केएल राहुल को खिला के। अब मैं आपको ये क्लियर बताना चाहता हूं कि मेरा जो काम है ना वो क्रिकेट का है। सो आई नो कि केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गए थे और सरफराज ने आकर उनको रिप्लेस किया था। सो कॉमन सेंस या ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जब मेन प्लेयर वापस आए तो रिप्लेसमेंट को साइड पे कर देना चाहिए। लेकिन अब मैं आपसे बड़ा सादा सा सवाल करता हूं, सरफराज खान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में जो आपको ऑफर किया, जो आपको दिखाया, क्या वो केएल राहुल कर सकते हैं? शायद कर सकते हो, लेकिन फिलहाल वो उस फॉर्म में नहीं है। फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब गौतम गंभीर जैसा बंदा नाम के ऊपर चला जाता है और फॉर्म के ऊपर नहीं जाता तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है, क्योंकि जीजी को हम बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला कोच कंसीडर कर रहे हैं। तो ये डिसीजन मुझे उनका समझ नहीं आया, उनको फॉर्म के साथ जाना चाहिए था। ठीक है, केएल राहुल एक बहुत बड़ा नाम है, बड़े नाम के रिस्पेक्ट, लेकिन मुझे लगता है कि आप इमेजिन करें केएल राहुल आते साथ ही शेल में चले गए। मेरे इंडिया में बड़े अच्छे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, संदीप कोलकाता से हैं, मेरी उनसे बात भी हो रही थी मैच के दौरान। मैंने उनसे पूछा कि यार मतलब केएल को इन्होंने क्यों खिला दिए, मतलब अगर आप सरफराज को खिलाते उस मोमेंट पे, अब सरफराज क्या करता है, आते साथ ही अपनी शॉट्स खेलता है, आते साथ ही दूसरी टीम को उनके प्लान्स फारिग कर देता है, उनको बैकफुट पे ले जाता है, ये करता है सरफराज। केएल क्या करता है, ठहराव लाता है। केएल की जो नेचुरल गेम है वो ठहराव वाली है। आपके पास कोहली भी ठहराव वाला प्लेयर है, मतलब आके टाइम लेता है। आपके पास शुभमन गिल पता नहीं किस टाइप के प्लेयर है, लेकिन आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर नीचे से आके आज सरफराज खेलते तो मुझे लगता है इंडिया जल्दी इस मैच में वापस आ जाता। ठीक है, वो तो अश्विन, मैं तो उनको खैर शुरू से ऑलराउंडर मानता हूं, बड़े जबरदस्त बैटर हैं अश्विन और जडेजा, इन पे डिटेल में भी बात करते हैं। इन्होंने जो पार्टनरशिप लगाई वो तो बड़ी बाद में आई ना, लेकिन जो कम बैक आपको शायद उस टाइम चाहिए था, अगर केएल आते साथ ही डोमिनेट करने की कोशिश करते दूसरी टीम को, वो इन्होंने नहीं किया। वो भी अपने शेल में गए, एकदम 6 विकेटें गिर गई, और जब 6 विकेटें गिरी हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश इस टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी पोजीशन में आ सकता है पहले दिन। मिसाल के तौर पे अगर आज इंडिया के सारी टीम आउट हो जाती ना,
तो मैं फिर भी ये ना कहता कि बांग्लादेश इस टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा इन है। भाई 4 इनिंग्स का टेस्ट मैच है, पहली इनिंग्स उन्होंने खेली है। और ये ना भूलो कि चेन्नई में टेस्ट मैच हो रहा है, वहां पे अश्विन है, वहां पे जडेजा है जो कि सीधे विकेटों पे भी इतना ब्रेक कर देता है, यहां तो वो पागल कर देगा। सो वॉच आउट फॉर जडेजा, बड़ा उन्होंने अच्छा टर्न यहां पे करना है। फिर जसप्रीत बुमराह, उसको आप मतलब यार, इंडिया इज लकी टू हैव जसप्रीत बुमराह राइट नाउ। सो बड़ा मुश्किल है बांग्लादेश के लिए यहाँ पे बैटिंग करना, कंसीडरिंग जो पहले दिन स्कोर लगा दी है, टोटल पे भी आते हैं। बड़ा कुछ है इस मैच में डिस्कस करने के लिए। ऋषभ पंत अगेन मूड में नजर आए, लेकिन तवक्को यही थी उनसे, और यही है ऋषभ पंत यार। ऋषभ की गेम आप नहीं चेंज कर सकते, यही उनकी गेम है। किसी दिन वो आपको गाबा का घमंड तोड़ते नजर आ जाएंगे, और किसी दिन आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ऋषभ ने क्या शॉट खेल दिए। यू जस्ट कैन नॉट चेंज हिज गेम। मुझे याद है शुरू में इनके करियर में जब ये नहीं चलते थे तो इन पे बड़ा क्रिटिसिज्म होता था कि स्टांस अजीब है, सीरियस होना पड़ेगा, टैटूज बना लिए हैं, कॉपी करता है ये वो। भाई जब अगले ने 3-4 इनिंग्स खेलना शुरू की ना, तो सारे कहना शुरू हो गए कि जी ये तो अगला कप्तान है इंडिया का। और शायद अगर उनका वो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट ना होता तो ये पांड्या रोहित ये डिबेट शायद होती ना, और आज वो इंडिया को लीड कर रहे होते शायद। क्योंकि गाबा के टेस्ट मैच के बाद स्पेशली ऋषभ का करियर बहुत तेजी से ऊपर गया है। एंड बिग एप्रिसिएशन फॉर ऋषभ पंत, जिस तरह उन्होंने एक बड़े कम टाइम में, मुझे लगा था कि ये वापस आके इनकी फिटनेस के बड़े मसले होंगे, वो हम सबको लगता था, लेकिन वो पहले से लीन लगते हैं। सो खैर आज पे अगर हम आए तो इनिंग्स उनको लंबी खेलनी चाहिए थी। जडेजा, जहां पे कोई नहीं चलता वहां पे जडेजा चल जाता है। मतलब जहां पे आप कहते हैं ना यार अब तो इंडिया गया, तो नीचे आके जडेजा बारी ले जाता है। और फिर उनकी वो सेलिब्रेशन भी बड़ी जबरदस्त। तो बहुत ही लकी होते हैं। आप देखें इंडियन टीम में ना, स्पेशली अगर आप व्हाइट बॉल की बात करें, व्हाइट बॉल में इंडियन टीम को हमेशा से क्या दिक्कत रही है इंडियन टीम को, कि उनके पास ऑलराउंडर कोई नहीं होता। जैसे ही पांड्या टीम से बाहर होता है तो टीम का बैलेंस इधर उधर हो जाता है। हाँ बीच में 1-2 ऑलराउंडर्स आते हैं जिनको आप टीम में डालना चाहते हैं, लेकिन स्टिल दे फील कंफर्टेबल विद पांड्या। जैसे ही वो टीम से बाहर जाता है तो आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। पॉइंट मेरा यह है कि ऑलराउंडर की इतनी अहमियत है क्रिकेट में, वो भी एक ऐसा ऑलराउंडर जो पूरा बैटर हो और पूरा बॉलर हो। उसके हाथ में बॉल आए तो वो कहे जी ऐसी की तैसी, और जिसके हाथ में बल्ला आए तो आपको लगे यार ये तो, इसको देखने का मजा आता है, मैं टिकट लेके इसको देखना चाहता हूं। इस तरह की बैटिंग करे। जडेजा उनमें से एक है। अच्छा बाय द वे, क्या पुराने जमाने के यार, इतना भी पुराना जमाना नहीं, लेकिन क्या शानदार ऑलराउंडर थे यार जैक कैलिस। अभी ऑलराउंडर का नाम लिया ना तो मेरे माइंड में सबसे पहले जो नाम आया वो जैक कैलिस है। और शायद कैलिस ने अपनी जिंदगी में यही कमाया है। जब आप ऑलराउंडर्स का नाम लेते हैं तो मेरे माइंड में सबसे पहले जैक कैलिस आते हैं। नेचुरली दूसरे नंबर पे मेरे माइंड में आते हैं फ्लिंट ऑफ। बड़े शानदार 2 प्लेयर्स हैं ये जिनको हम देख देख के बड़े हुए हैं। आपका फेवरेट ऑलराउंडर कौन है ऑल ओवर द वर्ल्ड या करंट क्रिकेट में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा बाय द वे, सुबह 9 बजे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आ रही है। मेरी पर्सनल एक स्टोरी है कि बहुत जलील हुआ हूँ यार मैं पिछले 20-25 घंटे में। मुझे बड़ी जल्दी वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन आपको सारी स्टोरी बताऊंगा। कल सुबह 9 बजे आपने वीडियो देखनी है कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन की अनप्रोफेशनलिज्म से मैं 1 घंटे में वापस आ सकता था, और मैं 20-22-25 घंटे मुझे लग गए। खैर उस पर सुबह बात करेंगे। सो बांग्लादेश, जो इस थंबनेल में आप देख भी सकते हैं, 50-50 का मतलब है कि बांग्लादेश को आज जब वो ग्राउंड से वापस जा रहे थे डे एंड पे, तो शायद उनको लग रहा हो यार हमने 6 आउट कर दिए हैं। लेकिन जब रात को वो सोचेंगे ना यार 6 आउट कर दिए, लेकिन स्कोर 339। मुझे याद है एक टाइम इंडिया ने ऐसा करना शुरू कर दिया था, ये टेस्ट मैच जब खेलते थे ना घर में, तो ये पहले दिन ही 350 प्लस लगा देते थे। पहले दिन ही 350 प्लस टेस्ट मैच में। और दुनिया इसको बड़ा अच्छे लफ्जों में नहीं याद करती थी कि जी क्या फटे विकेट हैं, घर के शेर, ये वो। और मुझे कभी ये चीज मतलब पसंद नहीं आई। हर टीम को हक है कि वो अपने होम ग्राउंड में अपने पसंद की पिच बना के खुद जीते। ऑजी नहीं करते, पर्थ में इतना इतना बड़ा गड़ा लगा देते हैं। साउथ अफ्रीका ने 2-2 दिन में टेस्ट मैच खत्म करने की कोशिश की है। वेस्ट इंडीज 7-7 8-8 बंदे मुंह पे बॉल मार के टीम को फारिग कर देता था।
तो श्रीलंका पहला टेस्ट मैच गोल में रख के इतना इतना स्पिन विकेट बना के उन्होंने क्या कुछ नहीं किया क्रिकेट में। पाकिस्तान जब यूएई में खेलता था इतना इतना स्पिन विकेट बना के सईद अजमल, अब्दुल रहमान, हफीज स्पिन से पूरी दुनिया को मारते थे। तो जब इंडिया अपने पसंद का विकेट बनाता है तो लोगों को क्या तकलीफ है? नहीं होनी चाहिए। होम एडवांटेज हमेशा हर टीम का हक है। आप जब इन गोरों के मुल्क में जाते हैं, ये अपने पसंद का विकेट बना के आपको मारते हैं, तो जब ये आपके मुल्क में आए ऐसी की तैसी, फिर इनसे बदला लो लेना भी चाहिए। सो बांग्लादेश जब रात को इनके प्लेयर सोचेंगे ना यार ठीक है 6 आउट तो कर दिए, काश हसन का किसी ने साथ दिया होता, शाकिब, तस्किन, मेहदी हसन मिराज, बहुत बेहतर बॉलिंग कर सकती थी बांग्लादेश। मतलब आपको ना यही यही फर्क है एक बड़ी टीम में और एक ऐसी टीम जिसमें पोटेंशियल है। अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट की बड़ी टीमें ज्यादातर 80-90% जब इनके हाथ में मैच आता है तो ये नहीं छोड़ते। लेकिन जिन टीम्स में पोटेंशियल है अच्छा करने का, बांग्लादेश हो गई पोटेंशियल है अच्छा करने का, पाकिस्तान हो गई पोटेंशियल है अच्छा करने का, ये टीमें ऐसी हैं कि जब इनको मौका मिलता है किसी बड़ी अपने से बेहतर टीम के अगेंस्ट डोमिनेट करने का, ये फारिग हो जाते हैं। ये थोड़ी देर के लिए आपको लगता है यार 3-4 आउट हो गए बस अब तो मैच हमारे हाथ में है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता लगता है जी वो 100 की पार्टनरशिप लग गई है। तो आई डोंट नो, बांग्लादेश को इससे बहुत बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी। और आज अगर ये आउट कर देते इंडिया को पहले दिन, तो ये टेस्ट मैच में अगेन ये तो नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश जीत जाता, इट्स टू अर्ली टू से। और बांग्लादेश आई थिंक आज तक इंडिया के अगेंस्ट एक भी टेस्ट मैच नहीं ना जीता। मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, नहीं मुझे नहीं याद पड़ता ये एक भी टेस्ट मैच जीते हैं, बल्कि ये शायद एक टेस्ट मैच इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है 2015 में। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है, रैंडमली मेरे माइंड में आ रहा है, गलत भी कह सकता हूं। लेकिन एक टेस्ट मैच इन्होंने ड्रॉ किया था 2015 में, उसमें मुरली विजय भी थे, विराट कोहली कप्तान थे। हाँ 2015 वाला ड्रॉ था, तो जीते ये मेरा नहीं ख्याल कोई टेस्ट मैच। तो ये खैर बड़ी बेहतर पोजीशन में आ जाते, ये अगर ड्रॉ की तरफ भी चले जाते हैं ना चेन्नई में मिसाल के तौर पे, ये आज आउट करते लंबी बारी लेते तो ये इनके लिए जीत थी भाई। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बांग्लादेश ने वेस्ट की है। अगर तो कल आते साथ ही इंडिया ने लगा दिया, मेरे ख्याल से इंडिया को ड्रॉ का सोचना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। मतलब अभी इनका क्या 350 कल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये टारगेट करें 450-500 करने का। मैं तो कहता हूं अगर ये 550 तक भी चले जाते हैं ना तो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास फिर क्या मौका आ जाता है, फॉलो ऑन का मौका आ जाता है। और जब आप किसी टीम को फॉलो ऑन से मारते हैं ना तो दुनिया को एक मैसेज जाता है कि बॉस हम एक बड़ी टीम है, जो कि इंडिया है बड़ी टीम, लेकिन दुनिया को एक बड़ा खतरनाक मैसेज जाता है कि अपने फॉलो ऑन से मारा है कि ये मैच में थे ही नहीं कभी। तो आपके पास एक वो चांस आ जाता है। वो लहदा बात है चेन्नई की गर्मी में अगर दूसरी दफा बॉलिंग करनी पड़ गई तो जितना मर्जी कोई फिट बॉलर हो वो एक दफा सोचता है कि यार ओके लेट्स गो, दोबारा चांस लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है क्रिकेट में कि आप फॉलो ऑन की पोजीशन में होते हैं लेकिन आपके बॉलर्स मना कर देते हैं। ये होता है क्रिकेट में, आपके बॉलर्स मना कर देते हैं कि नहीं यार अभी हिम्मत नहीं है बॉल डालने की, अभी 1.5-2 दिन हम बॉल डाल के आ रहे हैं, अब बॉल नहीं डालना, रेस्ट चाहिए, रिकवरी चाहिए। और इसमें कोई वो नहीं है कहा गया ना जी टीम को जरूरत थी तुमने टाइम पे बॉलिंग नहीं की, नहीं भाई बॉडी को रिकवरी चाहिए होती है, वो भी चेन्नई जैसे मौसम में। ठीक है, अगर आप इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो समझ आती है, आप दोबारा आके बॉलिंग कर लेते हैं क्योंकि ठंड होती है, आपकी बॉडी ज्यादा नहीं थकती, आपकी एनर्जी बरकरार रहती है। न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं तो चलो समझ आती है, कभी कभी ठंड में आपको टेस्ट मैच मिल जाए, मजा आता है क्रिकेट खेलने का। लेकिन जब आप सब कॉन्टिनेंट की ह्यूमिडिटी में टेस्ट मैच खेल रहे हो तो फॉलो ऑन में बॉलर्स की तौबा 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 हो जाती है। करण औजला का गाना याद आ गया, तौबा तौबा। आज मैं वापस आते हुए पॉडकास्ट भी सुन रहा था हनी सिंह की, किसके साथ थी यार मुझे उनका नाम नहीं पता, वो इंडिया में पॉडकास्ट नहीं था, इंटरव्यू था, वो जो इंटरव्यू करते हैं ना लोगों का गाड़ी चलाते हुए, मुझे उनका नाम नहीं पता। तो उनके साथ मैं हनी सिंह का इंटरव्यू सुन रहा था, वो करण औजला की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि बड़े कम टाइम पे, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाई थी कि वो 2 साल करण औजला से बात करते रहे फोन में, बाद में पता लगा कि वो उनके मैनेजर से बात कर रहे हैं। तो खैर एनीवेज,
अच्छा, उसमें हनी सिंह ने आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान की भी तारीफ की, बड़ा अच्छा लगा सुन के। आई लव हनी सिंह यार, हम सब के सुपरस्टार हैं बचपन के, यो हनी सिंह। और मुझे बड़ा पसंद है उनके इंटरव्यू सुनना, बिकॉज वो लाइफ के बारे में बड़ी अच्छी बातें करते हैं। और मैं अंदर से बड़ा खुश हूँ कि उन्होंने कम बैक करा के बड़े लोगों को चुप करा दिए, चाहे वो बादशाह हो या कोई भी हो। खैर, लेकिन आई आई लव हनी सिंह, मुझे उनकी पर्सनैलिटी बड़ी पसंद है। और मैंने उनको एक दफ़ा, मैं उनसे मिला भी हूँ, मिला नहीं हुआ, मैंने उनको देखा हुआ एक दफ़ा अपनी लाइफ में। 2016 में HBL PSL चल रही थी दुबई में। तो दुबई मॉल था या पता नहीं एमिरेट्स मॉल था, ये नहीं मुझे पता, लेकिन मैं किसी मॉल से बाहर आ रहा था, ये फरारी में बैठ रहे थे। और शुरू से मेरी आदत है कि मैं ज्यादातर लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता जब वो किसी जोन में हूं। जैसे आपको याद है ना, जब मैं अभी सऊदीया जा रहा था रेमिटेंस को प्रमोट करने, तो तब मुझे रमीज राजा मिले, मैं तब वीलॉग बना रहा था, मैंने उनको कोई वीडियो में नहीं लिया, लेकिन मैंने आपको बोल के बता दिया था कि जब मैं ये बोल रहा हूँ तो पीछे रमीज राजा बैठे हुए हैं। कुछ लोग कभी कभी अपने जोन में होते हैं, खा पी रहे होते हैं, साइड पे कोने पे बैठे होते हैं या गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो आप उनको डिस्टर्ब नहीं आपको करना चाहिए, उनकी प्राइवेसी का ख्याल आपको करना चाहिए। सो बात कहाँ से कहाँ निकल गई, निकल सकती है इधर उधर, बिकॉज मेरा दिमाग इस टाइम फुल घुमा हुआ है। मैं 20 22 25 घंटे से रास्ते में हूँ, ट्रैवल कर रहा था, और अभी मैं लाहौर पहुंचा हूँ। आते साथ ही मैंने जस्ट शावर लिया, जस्ट शावर लेके मैं स्टूडियो आ गया हूँ वीडियो बनाने। अब जाऊंगा, खाना खाऊंगा, और सुबह 9 बजे मैंने एक बड़ी गुस्से वाली आपसे वीडियो बनानी है, बड़ी, मतलब दिमाग घुमा हुआ यार। किसी की गलती की वजह से मैं 1 घंटे में वापस आ सकता था और मुझे 20 22 घंटे लग गए वापस आने में। तो डिटेल में उसके बारे में सुबह वाली वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि सुबह जब अर्ली मॉर्निंग इंडिया का टेस्ट मैच शुरू होगा डे 2 का, आप उससे पहले या उसके दौरान मेरी वीडियो भी देखेंगे। अब ठीक है, सुबह टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भाई की वीडियो नहीं देखने के बाद में देख लेंगे, टाइम से देखा करें। अच्छा, जो मेरी फेसबुक की फैमिली है, फेसबुक के लोग हैं, बड़ी प्यार मोहब्बत मिलता है लोगों से कि यार आप फेसबुक पे वापस आ जाएं। यार, और बड़े लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें यूट्यूब पे सब्सक्राइबर चाहिए, तुम इससे यूट्यूब पे चले गए हो। यार, हर वीडियो फेसबुक में मेरी 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, इतनी बड़ी ऑडियंस छोड़ के कभी कोई आता है? आई एम अनएबल टू पोस्ट माई वीडियोज ऑन फेसबुक। मैं फेसबुक पे वीडियो नहीं डाल पा रहा, डाल सकता नहीं हूं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं, कुछ मसले चल रहे हैं फेसबुक के साथ, जो मैं टैकल कर रहा हूं उनकी टेक टीम के साथ। पहले अगर आप किसी फेसबुक के स्पोर्ट से बात करेंगे ना, तो आपसे रोबोट बात करता है, AI बात करती है। हमने कोशिश की है एक एजेंसी के थ्रू के फेसबुक की टेक टीम से बात की जाए और वो मसले सॉल्व करवा सकें, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा फेसबुक का, ये मेरी फुल टाइम जॉब थी। आई डोंट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करता लाइफ में भाई, मैं सिर्फ क्रिकेट पे काम करता हूँ। और अगर मेरा मेन प्लेटफॉर्म ही सिक्योर नहीं है फेसबुक का, तो ऑब्वियसली मुझे बैकअप बनाना पड़ेगा यूट्यूब। तो दैट्स वाई मेरी वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे आ रही हैं। और जब तक मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि फेसबुक पे अब मैं ट्रस्ट कर सकता हूं, तब तक मैं फेसबुक पे वीडियोस नहीं लगाऊंगा, बिकॉज दिस इज माई लव, क्रिकेट इज माई लव। और जो बात मैं बोल देता हूं, मैं नहीं चाहता कि वो कभी रिमूव हो। मेरी वीडियोस पिछली डिलीट होना शुरू हो गई थी यार, बंदे की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है ना, कि आपने वो बात कही थी फिर आपने वो वीडियो डिलीट कर दी। तो हम तो ऐसे बंदे नहीं है, तीर एक दफा निकल गया तो निकल गया। ठीक है, तो वो मसले खत्म हो जाएंगे। तो मैं कभी भी अपनी फेसबुक की ऑडियंस को नहीं छोड़ूंगा। फेसबुक की वजह से ही मैं ये जगह बना पाया हूँ, ये स्टूडियो फेसबुक की वजह से, सिर्फ फेसबुक की वजह से। तो हम नहीं छोड़ेंगे फेसबुक को। थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद, 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, 10 दिन, आई डोंट नो। बट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो यूट्यूब पे जुड़ें मेरे साथ, जुड़ें यूट्यूब पे मेरे साथ। और यहीं पे फॉर नाउ सारी वीडियोस आएंगी। अगर कभी आपको लगे कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं यूट्यूब पे हूँ। अगर फेसबुक पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो अगर मिसाल के तौर पे अभी मैच खत्म हुआ और आपको आदत है फेसबुक पे मुझे देखने की, तो फेसबुक की जगह अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो शायद वहाँ पे वो वीडियो आ चुकी हो। सो पहले तो होता है ना, फेसबुक पे आपको पता लग जाता है, यूट्यूब पे आपको खुद आना पड़ता है। सो एफर्ट थोड़ी सी लगानी पड़ती है। 3:39 for 6। गुड डे फॉर इंडिया।